Hello students, welcome to the lecture series of Essence of Indian Traditional Knowledge। इसमें आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और पहला लेक्चर जो रहेगा उसका टॉपिक है हमारा स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और साथ में इस पूरे प्रोसेस के लिए जो थ्योरीज दी जाती है उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेट किसको बोला गया, राज्य किसको बोला गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में जब रूल एंड रेगुलेशन नहीं बने थे, है ना, तो क्या हो रहा था, लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे थे लेकिन उनमें डिस्प्यूट्स होने लग गए थे। तो जब ज्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं तो ये जरूरत महसूस की गई कि अब सोसाइटी में कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाए। ठीक है, तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लिव टुगेदर देयर इज नीड फॉर सम रूल एंड रेगुलेशन। वो रूल एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट इसीलिए है ताकि लोगों में डिस्प्यूट्स ना हो, है ना। Since early days, there is a realization in India that there has to be a society governed by some commonly agreed rules and regulation. इंडिया में स्टार्टिंग में ही ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाएं, सभी लोग उस पर एग्री करें और उनको क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, इससे पहले क्या हो रहा था, जब रूल एंड रेगुलेशन नहीं बने थे तो रूल एंड रेगुलेशन ना होने की वजह से जो सोसाइटी चल रही थी वो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बेस पे चल रही आ रही थी। ऐसे कस्टम जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहे थे। ठीक है, आगे चल के जब रूल एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट हुई तो यहाँ पे अब स्टेट की डेफिनेशन आती है, some more rigorous organization is needed, a system called state। एक ऐसा सिस्टम चाहिए था सोसाइटी के अंदर जहां पर रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाएं, उनको लागू किया जाए, सभी लोग उसको माने ताकि सोसाइटी स्मूथ फंक्शन कर सके और लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जब रूल एंड रेगुलेशन बना के सोसाइटी में लागू किए गए तो उसी को क्या बोला गया है, उसी को स्टेट बोला गया है, अ सिस्टम रूल्ड बाय लॉ। तो राज्य या देश या बोल सकते हैं कि स्टेट किसको कहा गया है, स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, अ सिस्टम रूल्ड बाय अ लॉ, एक ऐसा सिस्टम जहां पे रूल बना के फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर क्या कहते हैं, डेवलपमेंट होते चले गए, सोशल कंडीशंस चेंज होती चली गई, तो स्टेट और राज्य के अंदर कई तरह के रूल एंड रेगुलेशन और फर्दर बनाए गए, है ना। उसमें चीजों को डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया देख लेते हैं कि करके। फॉर एग्जांपल ड्यूटीज एंड राइट्स, ड्यूटीज एंड राइट्स ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ रूल एंड द रूलर। जो राजा है उनकी ड्यूटी डिसाइड की गई और जो प्रजा है, मतलब देश में या राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी ड्यूटीज डिफाइन की गई और बताया गया कि आपकी ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप इनको फुलफिल करिए। राजा की ड्यूटी बताई गई। तो अब क्या हो रहा है, राज्य के अंदर जो राज्य बना है जिसमें रूल एंड रेगुलेशन लागू है, अब उसमें धीरे धीरे क्या है, डिफरेंट डायमेंशंस भी डेवलप होते जा रहे हैं। सोसाइटी और समाज हैज इट्स ओन कंपोनेंट्स, द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड द फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड वर्ड्स और कास्ट। आगे चल के हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया में पहले सोसाइटी थी, सोसाइटी के बाद राज्य बने, राज्यों को अब सोसाइटी को डिफरेंट वर्णस के अंदर डिवाइड किया गया, 4 वर्णों में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों वर्णों की अलग अलग ड्यूटीज जो हैं बताई गई हैं। ठीक है, तो ड्यूटीज बताई गई है, मतलब रूल एंड रेगुलेशन अब जो है वो हर एक डायमेंशन में बनते जा रहे हैं। In ancient India, society has its structural units such as family, marriage, custom and practices such as inheritance, rituals of marriage and mourning, and finally a framework of individual and social life. For example, the ashram vyavastha laid down in the Hindu society as an ideal organization of an individual's life. तो यहाँ पे बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है, ये बताया गया है कि जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होते चले गए, ह्यूमन बीइंग की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में रूल एंड रेगुलेशन बनते चले गए। अब देखिए, जैसे कोई रिचुअल करना है घर के अंदर तो कुछ उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन तय कर दिए गए कि ऐसे पूजा पाठ करना है ना। जो इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होनी है ना। घर के अंदर कोई मैरिज है या कोई दुखी वाला घटना है, ठीक है, कुछ ऐसे आश्रम व्यवस्था की बात हो रही है। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को डिसिप्लिन बनाने के लिए 4 पार्ट में डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया और हर एक स्टेजेस के रूल एंड रेगुलेशन जो है वो डिफाइन कर दिए गए। ठीक है, स्टेट
been the key concept in political science since the period of grand thinkers like Plato and Aristotle. प्लेटो और एरिस्टोटल की अगर हम बात करें, ये जो है फिलोसोफर रहे हैं, तो उस टाइम से ही राज्य को एक की कॉन्सेप्ट माना गया है राजनीति के अंदर, ठीक है। इसमें फिर अगर हम बात करते हैं कि स्टेट कैसे इवॉल्व, कैसे ओरिजिनेट हुए होंगे, तो बहुत सारे हमारे भारत के अंदर भी बहुत सारे फिलोसोफर रहे हैं, लाइक भीष्म, नारद, बृहस्पति, कौटिल्य, कमांडका, ठीक है। तो इन्होंने राज्य कैसे डेवलप किए होंगे, बहुत सारा लिटरेचर लिखा है। इन्हीं के लिटरेचर के बेस पे हम 4 तरह की थ्योरी पढ़ते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि राज्य कैसे बने होंगे या कोई देश कैसे बना होगा। तो ये 4 थ्योरी हैं, इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, मिस्टिकल थ्योरी एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इन्हीं चारों को हम क्या कर लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा इसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी ओरिजिन। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, अथर्ववेद में मेंशन की गई है। अथर्ववेद का 8th चैप्टर है, उसका 10th हाइम है ना, उसमें ये थ्योरी दी गई है। अब क्या थ्योरी है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस एंड इट डिडंट ओरिजिनेट एट अ फिक्स्ड टाइम। इसमें यह बताया गया है कि जो भी राज्य बने होंगे या जो देश बना होगा, वो एक फिक्स टाइम में नहीं बना। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है और धीरे धीरे चेंजेस आते चले जाते हैं, और अगर यहां देखें तो एक नया सोसाइटी से नया राज्य जो है वो बन जा रहा है। तो ये जो राज्य बने हैं या ये जो देश बने हैं आज की डेट में हम देख पा रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, ये कोई फिक्स टाइम में नहीं बनी। हम ये नहीं कह सकते कि 100 साल में देश बन गया होगा या 200 साल में बन गया होगा। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। Based on Atharvaved, several stages of the evolution of the state can be traced. बहुत सारे स्टेज हम देख सकते हैं। The hymns of the Atharvaved state that the earliest phase of human life was the stage of Vairaj or stateless state. जब राज्य नहीं बने थे तो उस कंडीशन को क्या बोला गया? उस कंडीशन को बोला गया वैराज्य, ठीक है। मतलब वैराज्य है, कोई रूल एंड रेगुलेशन वहां पे नहीं बनाए गए, उनको क्या कहते हैं, लागू नहीं किया गया। अब देखिए राज्य कैसे बने होंगे, उसके पीछे यहाँ पे थोड़ा सा और बताया गया है। जैसे एग्रीकल्चर का इमरजेंस हुआ, ह्यूमन बीइंग ने खेती करना सीख लिया, तो उसको ये जरूरत महसूस हुई कि उसको अपनी फसलों की देखभाल करनी है। फसलों की देखभाल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपने खेत के चारों तरफ कहीं पे रहना पड़ेगा, आसपास ही रहना पड़ेगा। तो उसने सेटलमेंट बनाने शुरू किए, अपने घर बनाने शुरू किए। इससे पहले ह्यूमन बीइंग घर नहीं बना रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहा था। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर का इमर्ज हुआ, स्टेबल लाइफ बिकेम पॉसिबल, ह्यूमन बीइंग की स्टेबल लाइफ पॉसिबल हो पाई। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर द फैमिली इमर्ज्ड एंड द हेड ऑफ द फैमिली बिकेम द फर्स्ट वेल्डर ऑफ अथॉरिटी। अब एग्रीकल्चर की जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर मेहनत का काम है ना, तो इसमें बहुत सारे काम है, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से फैमिली का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे, फैमिली का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करते थे, वो फर्स्ट वेल्डर ऑफ द अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब है, जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करते थे, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए और उनको अपनी फैमिली में लागू किया। तो रूल एंड रेगुलेशन की बनने की जो शुरुआत हुई, सबसे पहले कहां पे हुई? फैमिली के अंदर हुई, ठीक है। आगे चल के सोसाइटी में जब बहुत सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा होने लगी, रहने लगी, तो उसको सोसाइटी बोला गया है। अब सोसाइटी में डिस्प्यूट्स ना हो, वो सोसाइटी स्मूथ फंक्शन करे, तो वहां पर भी रूल एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो वहां पे 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, कौन कौन से? सभा और समिति, ठीक है, सभा और समिति। ये जो सभा और समिति है, सभा की बात करें तो सभा वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्डरली पीपल, इसमें सभी जो सोसाइटी के अंदर एल्डरली पीपल है उनको रखा गया, और समिति वाज द जनरल असेंबली ऑफ कॉमन पीपल। तो सभा और समिति को ये ड्यूटी दी गई कि आप जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाइए। रूल एंड रेगुलेशन वो सभी लोग उसको एग्री करेंगे। तो जब सोसाइटी के अंदर रूल एंड रेगुलेशन बन गए, लागू हो गए, तो उसी सोसाइटी को क्या कहा जाने लगा? स्टेट कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरी है। सेकंड थ्योरी है हमारी फोर्स थ्योरी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फोर्स थ्योरी का क्या मतलब है, या फोर्स का क्या मतलब है? यहाँ पे फोर्स का मतलब ताकत से, स्ट्रेंथ से, ठीक है।
फोर्स वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। फोर्स को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है जिससे फोर्स की वजह से नए राज्यों का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, जो अर्लिएस्ट आर्यन थे, आर्यन लोग जो थे वो कबीलों के अंदर डिवाइडेड थे। वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, किसके लिए? पैट एनिमल्स के लिए, स्पेशली फॉर द काउ, पास्चर लैंड, सेटलमेंट, सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इनके लिए इनकी लड़ाई होती थी। अब जाहिर सी बात है, जब कबीलों में लड़ाई हो रही है तो कौन सा कबीला जीतेगा? जो ज्यादा स्ट्रांग होगा। या एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि कबीले का जो लीडर है वो अगर स्ट्रांग है तो वो अपने कबीलों को क्या कर रहा है? विक्ट्री दिलवा रहा है, जितवा रहा है ना। तो वही हमने आगे लिखा है यहाँ पे, only a strong and able warrior could lead the clan in such war, so he was given special status and the members of clan started obeying him। तो जो स्ट्रांग वॉरियर है वो अपने क्लैन को लीड कर रहा है, और जब क्लैन को लीड कर रहा है और विक्ट्री दिलवा रहा है अपने कबीले को, तो सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, उसकी बात मानने लगे, है ना। दिस टेंडेंसी कंटिन्यूड इन द डेज ऑफ पीस आल्सो एंड सब्सिक्वेंटली द लीडर बिकेम किंग। अब ये जो लीडर था जिसने अपने किले को अपने कबीले को जो विक्ट्री दिलवाई है, तो लोग इसकी बात मानने लगे, और यहीं से क्या हुआ? किंग का कांसेप्ट शुरू हुआ। अब वो लीडर अपने कबीले का क्या हो गया? किंग हो गया। अब ऐसा व्यक्ति जो अपने कबीले को, अपने क्लैन को, अपने लोगों को विक्ट्री दिलवा रहा है, तो अब लोग भी उसकी बात मान रहे हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति जब कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बना के अपने क्लैन में लागू करेगा तो सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो रूल एंड रेगुलेशन बनने के बाद जब लागू हो जा रहे हैं तो वो सोसाइटी क्या बन जा रही है? वो सोसाइटी आपका राज्य बन जा रही है। ठीक है। अब इसमें जो हमारी थर्ड थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ मिस्टिकल ओरिजिन। तो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है ये मिस्टिकल ओरिजिन। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया? देखिए, इसमें ये कहा गया है किंगशिप वॉज गिवन द डिवाइन सेक्शन। किंगशिप वॉज गिवन अ डिवाइन सेक्शन का मतलब है जो राजा है एंशिएंट इंडिया में, उनको ये कहा गया कि इनके पास कोई दैवीय शक्तियां हैं, गॉड की पावर्स हैं। ठीक है। द किंग वॉज कंसीडर्ड नॉट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बट हिमसेल्फ अ गॉड। कई सोसाइटी में राजा को गॉड माना गया है, और ये कहा गया कि राजा के पास जो इंद्र, वरुण और अग्नि, ये जो गॉड है या सूर्य है, उनकी पावर्स हैं, है ना। तो यहां पे अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है जिसको राजा माना जा रहा है और उसके बारे में यह है कि उसके पास गॉड की पावर्स है या वो खुद गॉड है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की बात सभी लोग मानेंगे, और ये व्यक्ति जब अपने राज्य में या अपनी सोसाइटी में कोई रूल एंड रेगुलेशन बना के लागू करेगा तो आगे सभी लोग उसको फॉलो करेंगे, और उसी को क्या नाम दिया गया? उसी को फिर राज्य या स्टेट का नाम दिया गया। ठीक है। और फोर्थ थ्योरी है हमारी इसमें कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। Contract theory is the most extensively discussed theory of the origin of the state in ancient India। इसका जो हमें रेफरेंस मिलता है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीघा निकाय और महावस्तु, इसके अलावा कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, शांति प्रभा एंड अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। इनमें इस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। क्या है ये थ्योरी? देखिए, कहा गया कि जब when people were perfect and lived in a state of happiness and ट्रैंक्विलिटी, मतलब वो क्या कहते हैं, कंडीशन बताई गई है। एक कंडीशन ऐसी भी थी अर्थ के ऊपर, जब जो भी ह्यूमन बीइंग है वो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं तो उनको हेवन जैसी कंडीशन मिल रही है, सभी लोग खुशी हैं, सभी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है। दिस परफेक्ट स्टेट लास्टेड फॉर एजेस। ये जो कंडीशन थी काफी सालों तक चली, बट एट लास्ट द प्रिस्टाइन प्योरिटी डिक्लाइन। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्टेट थी, स्टेट का मतलब है जो दशा थी, वो खत्म हो गई, कंडीशंस खत्म हो गई, और अब लोगों में कुछ डिफरेंसेस वो है उभरने लगे। क्या क्या? लाइक डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा कलर को लेके, स्किन कलर को लेके। अब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे। इन वर्ड हेवनली लाइफ डिजेनरेटेड, जो पहली कंडीशन थी वो डिजेनरेट हो गई, इनटू अर्थली लाइफ। नाउ शेल्टर, फूड एंड ड्रिंक वर रिक्वायर्ड। पीपल ग्रेजुअली एंटर्ड इनटू अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स among themselves and set up the institution of the family and private property। अब लोगों के बीच में जब इस तरह के डिस्प्यूट आने लगे तो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे, फैमिली को लेके या इंस्टीट्यूशंस को लेके। बट दिस गेव राइज टू अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक थेफ्ट, चोरी बढ़ गई, है ना, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अनसोशल कंडक्ट। तो अब इस तरह की जब कंडीशंस आई सामने, तो सोसाइटी के अंदर जो है अनसोशल कंडक्ट, जो सोसाइटी में
एक्सेप्टेबल नहीं है, लोगों का ऐसा कंडक्ट होने लग गया। तो अब क्या हुआ, पीपल असेंबल्ड एंड एग्रीड टू चूज एज चीफ अ पर्सन। लोग इकट्ठा हुए कि भाई ये डिस्प्यूट खत्म करने हैं, तो उन्होंने इकट्ठा होकर अपने में से ही कुछ लोगों को चुना चीफ एज अ पर्सन हु वाज द बेस्ट फेवर्ड, जिसको सभी लोग फेवर कर रहे हैं, मोस्ट अट्रैक्टिव है एंड मोस्ट कैपेबल है। ये तीन कंडीशन बताई गई है, क्या क्या, मोस्ट फेवर्ड, मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट कैपेबल। In return they agreed to contribute to him a portion of their paddy। चावल की खेती होती थी, तो इन तीन लोगों को जो चुना गया, बाकी लोगों ने ये कहा कि आप हमारे डिस्प्यूट दूर करवाइए, खत्म करवाइए, रूल एंड रेगुलेशन बनाइए, बदले में हम क्या देंगे आपको, हम अपने चावल की खेती का कुछ पोर्शन आपको देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसीलिए इस थ्योरी का क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। अब ये जो तीन लोग थे, इनको तीन तरह के टाइटल दिए गए, क्या क्या, महाअमात्य, खाटिया एंड राजा। ठीक है, महामात्य कौन है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द फर्स्ट टाइटल मींस वन चूजन बाय द होल पीपल। सभी लोगों ने मिलकर चूज किया है। अब ये लोगों के जो जनरल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। द सेकंड टाइटल मींस द लॉर्ड ऑफ द लैंड, लॉर्ड ऑफ द फील्ड्स, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो ये जो टाइटल जिस व्यक्ति को दिया गया वो व्यक्ति उन डिस्प्यूट्स को दूर करवाएंगे। और तीसरा टाइटल है राजा। The third title means one who charms the people by means of धर्म। धर्म का यहाँ पे मतलब है लोगों की ड्यूटीज। तो यहाँ पे राजा जो है वो लोगों को उनकी ड्यूटीज याद दिलवाएंगे ताकि सभी लोग अपनी ड्यूटीज को टाइमली फुलफिल करें। जब सब अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे तो सोसाइटी में किसी तरह के डिस्प्यूट नहीं होंगे। और आगे चल के इन तीनों लोगों ने ही सोसाइटी के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए और उस सोसाइटी को फिर क्या कहा जाने लगा, राज्य कहा जाने लगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।